एक जमाना था जब इंडियन D2C स्टार्टअप्स ने तहलका मचा रखा था। हर कोई D2C स्टार्टअप शुरू करना चाहता था क्योंकि उसमें दबा के फंडिंग मिल रही थी। पर अगर मैं सिर्फ 2024 की बात करके चलूं तो फंडिंग 66% घटती हुई दिखाई दी है। तो क्या इंडियन D2C स्टार्टअप्स डेड होती हुई दिखाई दे रही है? क्या फ्यूचर खत्म हो रहा है D2C स्टार्टअप्स का? तो अगर हम आज इंडिया के अंदर D2C स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं D2C इकोसिस्टम के अंदर, इस केस स्टडी के अंदर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो चैलेंज आ रहा है वो है फंडिंग क्रंच। इंडिया के अंदर जियो रेवोल्यूशन के बाद ही कॉन्स्टेंटली D2C स्टार्टअप बहुत ज्यादा ट्रेंड के अंदर थी। जो भी बिजनेस करना चाहता था वो कहता था मैं भी अपना खुद का ई कॉमर्स साइट खोलूंगा। कोविड आता है, ग्रोथ रेट और ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई दिखाई देती है। ज्यादातर जो स्टार्टअप्स होती है वो इस ग्रोथ रेट को टैकल करने के लिए बहुत ज्यादा फंडिंग उठाती है और मार्केट शेयर कैप्चर करने के चक्कर में बहुत सारे पैसों को आग लगाई जाती है। पर जैसे ही कोविड जाता है तो वो ग्रोथ रेट मेंटेन नहीं हो पाती है बहुत सारी स्टार्टअप से, क्योंकि बहुत सारे जो कंज्यूमर्स थे जो पहले ऑनलाइन ले रहे थे अब वो ऑफलाइन भी ले रहे थे। इसी घटती हुई ग्रोथ रेट के चक्कर में इन्वेस्टर थोड़े से कॉशियस हो जाते हैं और वो फंडिंग को थोड़ा सा रोक देते हैं। अगर 2024 की बात करके चले तो $595 बिलियन रेज किया गया इंडियन स्टार्टअप्स के थ्रू और यहाँ पर 115 डील्स देखने को मिली। पर अगर 2023 की बात करके चले तो उस टाइम पे $1.4 बिलियन रेज किया गया था 134 डील्स के अंदर। यहाँ पे दो बड़ी चीजें दिखाई दे रही है। एक तो फंडिंग घटती हुई दिखाई दे रही है, साथ में जो एवरेज फंडिंग राउंड होता है वो भी घटता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही पूरी कहानी हमको पूरे इकोसिस्टम में ही दिखाई दे रही थी। अगर पूरे इंडियन इकोसिस्टम की बात करके चले तो 31% ड्रॉप आया है। अगर डील वॉल्यूम की बात करके चले तो बहुत सारी ऐसी स्टार्टअप्स है जो कि अपनी वैल्यूएशन को 50% घटाने के बावजूद भी पैसा रेज नहीं कर पा रही है। मैक्सिमम जो D2C स्टार्टअप्स है वो आज भी लॉस के अंदर है, जिसमें से आपके पॉपुलर शार्क्स की भी स्टार्टअप्स आती है। यहाँ पर लेट स्टेज D2C स्टार्टअप्स को भी दिक्कत आ रही है पैसा रेज करने के लिए। देखो सिंपल सी बात है, अगर मार्केट में पैसा नहीं मिल रहा होता ना तो तीन तरीके होते हैं अपनी स्टार्टअप को चलाने के। एक क्या होता है कि आप मार्केट से पैसा रेज कर लो जिस भी वैल्यूएशन में पैसा मिल रहा है। अगर करेंटली आपकी कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन की है और इन्वेस्टर कहता है कि भाई मैं $1 बिलियन पे तो पैसा नहीं दूंगा, मैं $200 मिलियन पे दूंगा, आपको मार्केट से पैसा नहीं मिल रहा, आप कह रहे हो राइट ठीक है दे दे। दूसरा तरीका क्या है जो कि बहुत सारी लेट स्टेज स्टार्टअप को करती हुई दिखाई दे रही है, वो है डेट के थ्रू पैसा रेज करना। मतलब वो कहते हैं कि भाई उधार दे दो, 12% ब्याज ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उनको लगता है अभी जो फंडिंग का इशू चल रहा है, जो फंडिंग क्रंच चल रहा है, ये आने वाले टाइम में हमको बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। 12% इंटरेस्ट रेट देना बेटर है वर्सेस कंपनी की वैल्यूएशन को नीचे ले जाना। और थर्ड तरीका क्या है, अपने आप को ज़ॉम्बी कर दो। अभी के टाइम पे बहुत पॉपुलर स्टार्टअप्स है। एक पॉपुलर स्टार्टअप तो अभी हमको किसी टीवी शो में भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, नाम नहीं लूंगा, बट उससे आपने प्रोडक्ट नहीं लिया होगा रिसेंट टाइम के अंदर, बट फिर भी वो कंपनी चल रही है और जल्दी वो शायद आईपीओ भी निकाल सकती है। और ऐसा कैसे हो पा रहा है? क्योंकि उन्होंने तीसरा रूट लिया है जिसको मैं कहता हूं ज़ॉम्बी स्टार्टअप्स। ज़ॉम्बी स्टार्टअप्स का मतलब है वो एक ऐसी स्टार्टअप है जो जीने के लिए सिर्फ सर्वाइव कर रही है, दुनिया को दिखाने के लिए सर्वाइव कर रही है, बट एक्चुअली बिजनेस शायद उतना अच्छा नहीं चल रहा है। समझने की कोशिश करो, मेरी एक स्टार्टअप है जो कि एक बड़ी बन चुकी है, मान के चलते हैं लेट स्टेज स्टार्टअप है, पैसा मार्केट से मिल नहीं रहा है करंटली, तो हाइपोथेटिकली मान के चलते हैं एक यूनिकॉर्न कंपनी है जिसके पास 500 करोड़ रुपए कैश रिजर्व पड़ा और उसको पता है कि भाई मार्केट से पैसा नहीं मिलेगा। तो वो क्या करती है, वो अपने सारे एम्प्लॉयज को निकाल देते हैं, अपनी कंपनी के खर्चों को 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए ले आते हैं। कम नहीं होता 10-15 करोड़ रुपए साल का खर्चा, बट 10-15 करोड़ के ऊपर ले आते हैं। अब 500 करोड़ रुपए पड़े हैं, 500 करोड़ का अगर 10% ब्याज मान के चलोगे तो 50 करोड़ ब्याज आ रहा है। आपको खर्चा कितना देना है? 15 करोड़ रुपए, तो भी आपकी कंपनी 35 करोड़ रुपए बचा रही है। लोगों को लग रहा है वाओ क्या बिजनेस है, बट एक्चुअली वो ज़ॉम्बी स्टार्टअप्स है। इनफैक्ट कई कंपनीज तो क्या करती है, जो ब्याज आ रहा होता है ना उसी के ऊपर सर्वाइव कर रही होती है, मतलब बैंक बैलेंस उतना ही पड़ा रहेगा, ब्याज के ऊपर ही सर्वाइव कर रहे हैं, कंपनी 100-150 साल चलती रहेगी, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब उनमें से कुछ ज़ॉम्बी स्टार्टअप्स में से स्टार्टअप्स क्या करती है, अपनी कंपनी का जो कैश रिजर्व पड़े हैं उसको बाकी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देती है। तो कल को जब वो स्टार्टअप बढ़ती है तो वहां से वो एग्जिट लेके अपनी कंपनी का प्रॉफिट और ज्यादा बुक कर लेते हैं। और खाली ये नहीं है D2C स्टार्टअप को पैसे नहीं मिल रहे हैं भाई, कुछ ऐसे स्टार्टअप सेक्टर में जहां पर पैसा भी मिल रहा है। अगर हम गिग इकोनॉमी सेक्टर की बात करके चले, $2.2 बिलियन रेस किया उन्होंने, 414% राइज आया है। रिटेल एंटरप्राइज एप्लीकेशन की बात करके चले तो अभी के टाइम पे इन्वेस्टर सबसे ज्यादा उसके अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है फंडिंग नहीं मिल रही है, फंडिंग मिल रही है, बट D2C के साथ में कलेश चल रहा है।
बाकी अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप अपना खुद का D2C ब्रांड बिल्ड करके खुद से मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप पूरा डिटेल के अंदर उसको देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना पूरा डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस डाला है। 14 साल में डिजिटल मार्केटिंग जो एजेंसी रन करी, उसके अंदर मैंने क्या क्या किया, क्या फ्रेमवर्क्स बनाए, वो सब कुछ सिखा दिया है। तो जाओ, लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, चेक करो। अगर समझ में आता है तभी लेना, अगर जरूरत है तभी लेना। अब इसका रीजन क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है कैक, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। आज के टाइम पे अगर आपको एक कस्टमर को प्रोडक्ट बेचना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। अगर हम 2015 से 2020 की बात करके चले ना, तो कैक 60% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है हमको। अगर मामाअर्थ की बात करके चले तो उन्होंने इसी कैक को टैकल करने के लिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का साधन लिया था, जहां पर उन्होंने क्रिएटर्स को पैसा दिया था और क्रिएटर्स उनके ब्रांड के बारे में प्रमोशन कर रहे थे, जहां पर उनकी हाइप क्रिएट हो रही थी और ओवरऑल जो उनकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट थी वो कम होती हुई दिखाई दे रही थी। दूसरी बड़ी चीज है थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलायबिलिटी। आज के टाइम पे ना कस्टमर एक नए ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। इनफैक्ट अगर उसको कोई प्रोडक्ट लेना भी होता है स्टैब्लिश ब्रांड का, वो डायरेक्टली जो एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म होते हैं, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उन पे जाते हैं और वहां से डायरेक्टली प्रोडक्ट खरीदते हैं। अब यहाँ पे ब्रांड को दो बड़े नुकसान होते हैं। एक, आपको एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म को पैसा देना पड़ता है हर सेल के ऊपर, जिसकी वजह से आपका मार्जिन खराब होता है। दूसरा, आपके पास में कस्टमर का डेटा नहीं आता है। अगर आपके पास में कस्टमर का डेटा आता है तो आप उनको रीमार्केट कर सकते हैं ना। जैसे आज के टाइम पे आपने मेरा एक एक्स प्रोडक्ट लिया जो कि खाने वाला था, अब मुझे पता है वो प्रोडक्ट 1 महीने के बाद में खत्म हो जाएगा। अगर मेरे पास आपका डेटा है तो मैं आपको रीमार्केट कर सकता हूँ ना। मैं आपको बता सकता हूँ ना कि भाई देखो, आपने इतने दिन पहले प्रोडक्ट लिया था, फिर से प्रोडक्ट ले सकते हैं। बट अगर एग्रीगेटर से ज्यादातर सेल्स आ रही है तो एक D2C ब्रांड के लिए और ज्यादा चीजें मुश्किल होती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे अगला रीजन आता है मार्केट सैचुरेशन। आज के टाइम पे ना हमको मार्केट सैचुरेट होती हुई दिखाई दे रही है D2C स्टार्टअप्स के लिए। चाहे आप टेक बर्नर की स्मार्ट वॉच की भी बात करके चले, अब उसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं थी, हमने एक वीडियो बनाई थी जहां पर पूरा एक्सप्लेन किया था इसको। बट आज के टाइम पे ना अगर आपका कैक 0 भी है तो भी आसान नहीं है प्रोडक्ट को बेचना, क्योंकि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन बहुत ऊपर हो गई है। क्योंकि मार्केट के अंदर इतने सारे ब्रांड्स आ गए हैं जिसमें से कुछ ब्रांड बहुत ज्यादा लॉस करने के लिए तैयार है, किसी के पास में ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एज है, किसी के पास में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है, कोई पहले से ही मैन्युफैक्चर कर रहा था। देखो यहाँ पे बात ये है कि आज के टाइम पे ना D2C स्टार्टअप रन करना बहुत आसान हो गया है। वेबसाइट बनाओ, प्रोडक्ट कहीं से भी व्हाइट लेबल ले लो, इंटरनेट पे सर्च मारो कि मैन्युफैक्चरर कहाँ बैठा है, आप उसको पैसे दो और वो आपको प्रोडक्ट बना के दे देगा। अपनी वेबसाइट पर लिस्ट करो, एक गूगल ऐड चलाओ या फेसबुक ऐड चलाओ और कस्टमर लेके और अपना प्रोडक्ट बेचो। अगर आपने कोई हीरो प्रोडक्ट ढूंढ लिया है जिसकी डिमांड ज्यादा सप्लाई कम है, तो वहां पर आप पूरी मार्केट कैप्चर कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी समझ है कि क्या चीज चलेगी क्या चीज नहीं चलेगी, ब्रांडिंग पे थोड़ा ढंग से काम कर लिया है, एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पे भी आपने दिमाग लगा के मार्केट कैप्चर कर लिया, तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती है। और ये आसान चीज ना आज आप इंटरनेट पे, यूट्यूब पे वीडियोस देख के भी कर सकते हो। इसी के चक्कर में हम देख रहे हैं कि हर एक कैटेगरी के अंदर हमको मल्टीपल प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं जो कि सेम ऑफर दे रहे हैं, सेम प्राइस रेट के अंदर दे रहे हैं। कोई 10 रुपए महंगा दे रहा है, कोई 10 रुपए सस्ता दे रहा है। दोनों प्रोडक्ट शायद सेम फैक्ट्री से बन के आ रहे हैं। और यहीं पे अगला पॉइंट निकल के आता है, वो है कस्टमर लॉयल्टी। इंडिया का कस्टमर ना पहले भी लॉयल नहीं था, जहां पर सस्ता मिलता था वहां पर जाता था। अगर हम पेटीएम की स्टार्टिंग के जमाने की बात करके चले तो पेटीएम आपको कैशबैक दिया करता था अलग अलग चीज करने के लिए। जब उन्होंने कैशबैक रोका तो बाकी और स्टार्टअप आ गई, उन्होंने कैशबैक देना शुरू कर दिया, कस्टमर वहां स्विच हो गए। आज वो दे रहे हैं, कल को कोई और आ जाएगा, कस्टमर वहां स्विच हो जाएंगे। तो इंडिया का जो कस्टमर है ना कहीं प्राइस सेंसिटिव है, जहां पर उसको डिस्काउंट ऑफर मिलता है वो वहां पर रखता है। तो सिंपल सी बात, अगर दो प्रोडक्ट एकदम सेम है, पैकेजिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्वालिटी सेम है, तो जो सस्ता बेच रहा होगा वहीं भागेगा ना कस्टमर। और यहाँ पे एक लेयर मान के चलो, कस्टमर को समझ ही नहीं है कि एक्चुअल प्रोडक्ट होता क्या है, क्या सही है क्या गलत है। वो अगर एक क्रीम ले रहा है, उसको पता लग रहा है एक क्रीम कंपनी 300 रुपए की बेच रही है, एक 100 रुपए की बेच रही है, सबने सेम लिखा हुआ है, तो बंदा कहेगा 100 रुपए वाला बढ़िया है। चाहे वो 300 रुपए वाले में उसने प्रोडक्ट की क्वालिटी अलग रखी होगी, कुछ भी किया होगा, ज्यादातर लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसके चक्कर में क्या हो रहा है, ब्रांड के लिए कहानी और मुश्किल हो रही है। देखो, मैंने अभी रिसेंटली अपनी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी बेची है और हमने बहुत सारे ब्रांड्स की ना एड रन करी है। मैं आपको एक क्रक्स बताता हूँ कहानी क्या होती है। स्टार्टिंग में जब हम एक कस्टमर को ऑनबोर्ड करते हैं ना, मतलब हम ऐड दिखाते हैं, एक प्रोडक्ट बेचते हैं, तो मान के नहीं चलते डे 1 से हम प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। मतलब मैंने आपको एक प्रोडक्ट बेचा, बट वो प्रोडक्ट लॉस में दिया आपको पहली बार। मैं क्या मान के चल रहा हूँ, पहली बार लॉस में गया,
दूसरी बार आपको मेरा प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो आप रिपीट करोगे, वहां पर वो लॉस कवर हो जाएगा, तीसरी बार मैं प्रॉफिट करना शुरू कर दूंगा। तो ज्यादातर स्टार्टअप्स यही सोचते हैं कि ठीक है लॉस में काम करेंगे, बट कल को जब हमारा ब्रांड स्टैब्लिश हो जाएगा तो हमारे सामने से लोग प्रोडक्ट लेंगे, हमको एड दिखा के प्रोडक्ट बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट यहाँ पर कहानी क्या हो रही है, जब तक आपका वो वाला टाइम आता है तब तक कोई और एक नई स्टार्टअप आती है, वो आपसे सस्ता और आपसे बेटर प्रोडक्ट बेचने शुरू कर देती है, आपके जो ब्रांड लॉयल कस्टमर्स थे वो वहां भाग जाते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो गया अपने आप को इनोवेट करते रहना, कुछ ऐसा करना जिससे कस्टमर लॉन्ग टर्म तक आप तक टिके रहे। एक कंपनी है नुआ करके जो कि फीमेल टेक के अराउंड काम करती है, तो भाई उन्होंने सब्सक्रिप्शन मॉडल निकाल दिया। उनको पता है हमारे प्रोडक्ट की फीमेल को रिक्वायरमेंट एक स्पेसिफिक टाइम के बाद में पड़ने वाली है, तो उन्होंने कहा ठीक है आप मंथली मान लो ना, मंथली आप हमसे प्रोडक्ट मंगाते रहो, यूज करते रहो, जब तक आप कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हो तब तक कस्टमर इधर उधर भागने की कोशिश नहीं करता है। खासकर सब्सक्रिप्शन के अंदर लोग आलसी होते हैं सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करने के लिए। अब इसके अलावा एक और केस स्टडी के बारे में बात करते हैं, मामाअर्थ, जो कि इंडिया की मोस्ट हेटेड स्टार्टअप है, जो कि D2C कैटेगरी के अंदर है, शायद सेकंड। बट अगर आप इनकी स्ट्रैटेजी देखोगे ना, इन्होंने बहुत स्मार्टली डाइवर्सिफाई किया है। जब इनको समझ में आया कि भाई अब ऑनलाइन में इतनी डिमांड नहीं आ रही है, कंपटीशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये ऑफलाइन मूव होना शुरू हो गए। इन्होंने ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन बनाना शुरू कर दिया, ऑफलाइन प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया। ये भी तो एक इनोवेशन है ना। अगर हम बोट की बात करके चले, जो किसी जमाने में प्रॉफिटेबल हुआ करता था, आज के टाइम पे लॉस में आ गया है, बट स्टार्टिंग के अंदर उन्होंने बड़े बड़े स्टैब्लिश ब्रांड थे जैसे JBL हो गया, सोनी हो गया, उनके होने के बावजूद भी अपने आप को प्रॉफिटेबली रन किया मार्केट प्लेस में बेच के। देखो मार्केट प्लेस का गेम क्या है, मार्केट प्लेस में आपको एक अच्छा प्रोडक्ट निकाल के लेके आना है जो कि अच्छे रेट के अंदर हो। धीरे धीरे करके जैसे आपके प्रोडक्ट पे ट्रैक्शन बढ़ती है, अच्छे रिव्यूज बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो आपका ब्रांड पॉपुलर होने लग जाता है, और कहीं ना कहीं Amazon भी उसको पुश करना शुरू कर देता है। जब आपका प्रोडक्ट बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ में दिखाई देता है, दिखने में वो सेम लग रहा होता है, स्पेसिफिकेशन सेम लग रही होती है, और आपका प्रोडक्ट का प्राइस बहुत कम होता है, तो लोग कहते हैं भाई ये ठीक लग रहा है। रिव्यूज जाके देखते हैं, रिव्यूज भी ठीक दिखाई दे रहे होते हैं, बंदा कहता है भाई इसी को ले लेते हैं। तो बोट ने कोई हाई एंड प्रोडक्ट क्वालिटी डिलीवर नहीं कर दी कि भाई उससे बेटर साउंड क्वालिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, बट फिर भी उन्होंने अच्छा मार्केट कैप्चर कर पाए क्योंकि उन्होंने अच्छे टाइम पे मार्केट प्लेस का यूटिलाइजेशन किया। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो यही सेम काम कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर मेंसर ब्रांड की बात करके चले तो उन्होंने ऐसा ही पूरा बिजनेस मॉडल बनाया है कि हम प्रोडक्ट निकालेंगे और मार्केट प्लेस पे उसको किंग बनाएंगे। तो अगर आप अपना खुद का D2C ब्रांड शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, आपको ओमनी चैनल अप्रोच का ध्यान में रखना है। स्टार्टिंग चाहे आप ऑनलाइन से करो, पर फ्यूचर के अंदर आपको ऑफलाइन के ऊपर जाना पड़ेगा। अगर आप बड़ा मार्केट कैप्चर करना चाहते हो तो आपको कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन क्रिएट करना पड़ेगा, या कुछ ऐसा इनोवेशन करना पड़ेगा जिसकी वजह से आप स्टैंड आउट हो जाओ। जैसे हमने नुआ की बात करी, अगर आप सस्टेनेबली लॉन्ग टर्म तक अपने बिजनेस को चलाना चाहते हो तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी का भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम पे जो इन्वेस्टर्स है वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। इनफैक्ट वो छोटे छोटे जो नए स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं ना, सीड लेवल पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिल रही है आज के टाइम पे D2C के अंदर। और इसका बहुत बड़ा रीजन पता क्या है, जो बड़ी बड़ी कंपनी थी ना, उनकी नींव ही खराब हो चुकी है, उनका बिजनेस मॉडल ही लॉस पे रन करने वाला हो चुका है। अब सोचा जा रहा है कि एक नई चंक ऑफ स्टार्टअप्स बनाई जाए जो कि स्टार्टिंग से ही प्रॉफिटेबल रहे, जिनका KPI, जिनका मैट्रिक्स ये ना हो कि भाई हमको ग्रोथ चाहिए, जिनका मैट्रिक्स होना चाहिए कि भाई प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं है। अगली चीज, जितना पर्सनलाइजेशन खेल सकते हो D2C के अंदर, उतना ज्यादा पर्सनलाइजेशन करने की कोशिश करो। जैसे मैं स्किन क्राफ्ट की बात करके चलूं, वेदिक्स की बात करके चलूं, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स आ गए हैं जो कि प्रोडक्ट तो वही बेच रहे हैं जो नॉर्मल ई-कॉमर्स स्टार्टअप से बिक रहा है, पर यहाँ पर आपके हिसाब से प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। आपके लिए क्या चीज सही रहेगी, क्या चीज नहीं रहेगी। और एक बढ़िया ग्रोथ हैक बता देता हूँ, अगर आप अपने आप को सस्टेनेबल दिखाओगे, हम दुनिया का भला करते हैं, हम नेचर का भला करते हैं, तो आप एक प्रीमियम चार्ज कर सकते हो। बहुत सारे स्टार्टअप्स ये कर रहे हैं। अपने पैकेजिंग को बहुत मिनिमलिस्टिक बनाओ, थोड़े कलर्स कम कर दो, और कहो कि भाई हमारी वजह से इतने पेड़ लगते हैं, हमारी वजह से ये बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारी वजह से ये हो रहा है, हमारी वजह से ये हो रहा है। तो फाइनली सवाल निकल के आता है, क्या इंडियन ई-कॉमर्स डेड होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है?
मेरे हिसाब से इन्फ्लेक्शन पॉइंट है जहां पर करंट स्टार्टअप्स को समझना पड़ेगा कि भाई अगर हमको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रहना है तो हमको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाना पड़ेगा, हमको कुछ इनोवेशन करना पड़ेगा जिसकी वजह से कस्टमर लॉयल्टी बढ़ पाए। जितना ज़्यादा हम डेटा कस्टमर का कलेक्ट कर सकते हैं, जितना हम एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से दूर जाने की कोशिश कर सकते हैं, उतना ही खर्चा हमारा कम आएगा। तो सिंपल सी बात ये है भाई कि ई कॉमर्स डेड नहीं हो रही है, बट बहुत सारी स्टार्टअप्स हमको डेड होती हुई दिखाई देगी जो इस बात को कंसिडर नहीं करेगी कि दुनिया चेंज होती हुई हमको दिखाई दे रही है। अगर आप अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, आपको बहुत सारे इनसाइट्स बार-बार देख के समझ में आएंगे और आपके दिमाग में आइडियाज क्लिक होंगे। और इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना। शहजादा मैं हुआ जो रानी तू बनी, क्या करूं अब दुआ कुछ बाकी ही नहीं।